हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन में मिट्टियों के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काली मिट्टी को पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी को पढ़ा, बलुई मिट्टी को पढ़ा, दोमट मिट्टी को पढ़ा, ये सभी लैटेराइट मृदा भी पढ़ी। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक रहेगा मिट्टी का विविध सेक्शन, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो छोटी छोटी मात्रा में मिट्टियां मिलती हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसको भी लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे दो ग्रुप हैं। एक चैनल का है जहाँ पे मैं पीडीएफ और क्लास की अपडेट देता हूँ या कोई नोटिफिकेशन की अपडेट होती है। दूसरा एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर पाते हैं, अपनी समस्या की बात कर पाते हैं, तो उस पर भी मुझसे आप बात कर पाते हैं। और दूसरी चीज, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होती है घटना चक्र 2023 की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जो रेड सॉइल होती हैं, लाल मिट्टियां, ये भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 26.8% क्षेत्रफल पर विस्तारित। तो कितने क्षेत्रफल पे विस्तारित है दोस्तों? 26.8। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मृदा विस्तारित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जलोढ़क मृदा, जो लगभग 35 पॉइंट कुछ क्षेत्रफल पे जो है कि सबसे अधिक विस्तारित है। और लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। कैसे होता है लाल मिट्टी का निर्माण? क्योंकि जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। जो आपकी रवेदार का मतलब होता है आग्नेय चट्टान, ठीक है। जो आपकी रवेदार होती है वो कैसी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। और दूसरी है रूपांतरित या कायांतरित। जब इन चट्टानों के समीप से जैसे आपके विघटन और वियोजन करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे बहता हुआ पानी, नदियां, लहरें, पवन, इस तरीके से जब ये चट्टानों से टकराते हुए चट्टानों का क्षरण करती हैं, तो क्षरण होने के बाद उन नदियों के माध्यम से या वायु के माध्यम से, पवनों के माध्यम से, हिमनदों के माध्यम से दूसरी जगह पे जाकर जब एकत्रित किया जाता है और एक लंबे समय तक वो इकट्ठा होते रहते हैं, तो वही विघटन और वियोजन के तत्व जिससे लाल मृदा का निर्माण होता है, जबकि इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। अब आप कहोगे सर इसमें सिलिका कैसे हो गई? क्योंकि आपने आग्नेय चट्टान के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। आग्नेय चट्टान में सबसे अधिक सिलिका की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? सिलिका की। और कायांतरित चट्टानों में भी होती है, जबकि अवसादी चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जब रवेदार अर्थात आग्नेय चट्टान का क्षरण हो रहा है, कायांतरित चट्टानों का क्षरण हो रहा है, तो उससे बनने वाली जो मृदा होगी वो भी क्या होगी? सिलिका से भरपूर होगी। और इसमें आयरन की भी बहुलता होती है, तो इसी वजह से इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक मिलती है। और इसका जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अब यहीं पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो कि मैंने पढ़ाया है कि ब्लैक सॉइल अर्थात काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो हमने पढ़ा था उसमें टिटेनिफेरस नाम से जो है कि एक अयस्क होता है, उसकी वजह से या उसकी उपस्थिति की वजह से उसका रंग काला होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि लाल मिट्टी में हमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी मिलती है। सामान्यतः मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में जितनी भी प्रकार की मृदा है उसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फेट या फास्फोरस, इनकी तो कमी दिखती ही दिखती है। कुछ मृदाओं में आपको चूना और पोटास की अधिकता दिखती है, जबकि कुछ मृदा में चूना और पोटास की कमी दिखती है। तो यहाँ पे जो लाल मिट्टी है उसमें चूना और पोटास की भी कमी देखने को मिलती है। अगर इनके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा ऐसे क्षेत्रों में जो है कि इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं छोटा नागपुर पठार झारखंड में भी यह देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शॉर्ट में मैप दिया है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। अब काली मिट्टी का पूरा ब्लैक सिंबल है, तो ये देखिए पूरा अंडमान निकोबार है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है थोड़ा सा, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखोगे जलोढ़ मृदा का जो कि डॉट करके है, ये पूरा का पूरा पंजाब के सतलज से लेके ये आसाम वगैरह तक होते हुए ये पश्चिम बंगाल और ये तटीय क्षेत्र एमपी वगैरह, गुजरात, ये जितना मैं आपको रेडिस पॉइंट कर रहा हूँ, ये सबसे अधिक जो है कि इसकी मात्रा हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरीके से हमने इन सारी मृदाओं को कवर कर लिया है पिछली क्लासेस में, तो आप लोग जरूर देख लेना। थोड़ा सा यहाँ पर और समझते हैं
कि जो माउंटेन सॉइल है अर्थात पर्वतीय मिट्टियां, ये हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर सामान्यतः 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व हैं, जबकि परिपक्व मृदा किसे कही गई थी, पता होगा आपको, काली मृदा को। काली मृदा को परिपक्व मृदा कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ओल्डेस्ट मृदा है, क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा के चट्टानों के निकलने की वजह से जो है कि इसका निर्माण हुआ है, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट अर्थात बहुत पुरानी मृदा है, इसलिए पक चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। और जबकि पर्वतीय मिट्टियां अभी नहीं परिपक्व हुई हैं, क्योंकि हिमालय का विस्तार लगातार हो रहा है, हिमालय का निर्माण लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें मिट्टियों का भी निर्माण लगातार हो रहा है और इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है दोस्तों। और मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में होता है, अर्थात शुष्क यानी कि जहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, अर्ध शुष्क मतलब थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र और दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यह मिट्टी रेत और बजरी से युक्त होती है, जिसमें रेत और बजरी देखने को मिलती है, जिसमें जैव पदार्थों अर्थात ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। हालांकि इसमें आप देखेंगे कि फास्फोरस की कमी भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कि दलहनी फसलें जो होती हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। और मृदा जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में प्राप्त करती है, इनसे नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करती है। किस फॉर्म में, नाइट्रेट। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि क्या मृदा डायरेक्टली नाइट्रोजन प्राप्त करती है या उसका एक अपघटक के रूप में नाइट्रेट प्राप्त करती है, तो नाइट्रेट होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली कुछ दलहनी फसलें हैं, जैसे अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द। अगर आप देखोगे ये सभी बीज वाली फसलें हैं, जिनमें बड़े बड़े बीज होते हैं, या यूं कह दूं मैं कि मोटे अनाजों से संबंधित होती हैं, या दलहनी फसल भी मैं इसे कह सकता हूं। तो इन सभी की फसलों की खेती करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है नाइट्रेट के रूप में। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो हम इनका मिलान करेंगे कि कुछ मिट्टियां हैं और उससे संबंधित राज्य हैं। तो देखिए, जलोढ़ मृदा कहाँ होती है, जहाँ पे नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, जो मैंने आपको बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, इन नदियों के द्वारा। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं काली मृदा की बात करूं तो महाराष्ट्र इसका बहुत सही उत्तर हो जाएगा। लाल मृदा की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा के लिए हमारा राजस्थान उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका मिलान मैंने बता दिया आपको, आप यहाँ पर भी देखोगे वही है। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। तो सिंपल सी बात है, ये पूछ ही रहा है आपसे, रेगिस्तानी मिट्टी। हमारे यहाँ फास्फोरस की कमी होती है, हमारे यहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, एल्यूमिनियम जैसा कोई भी घटक हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो बचता है केवल कैल्शियम। तो हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान की मिट्टी में अर्थात राजस्थान की मृदा में कैल्शियम देखने को मिलता है। तो प्रश्न को देखिए ऐसे एलिमिनेट करना होता है। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पर अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, जालौर आता है, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, ये वो जिले हैं जो पश्चिमी राजस्थान अर्थात कि पाकिस्तान की सीमा के पास रहते हैं। और इन जिलों में मिट्टी अर्थात चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम के लवण, और क्षारीय भी होती है, लवणी प्रकार, दोनों प्रकार की होती है, और इसमें कैल्शियम की अधिकतम मात्रा मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है, अर्थात आपकी दलहनी फसल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मटर। क्या होगा, मटर हो जाएगा। अगर इसके ऑप्शन में अभी हमने पढ़ा अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो, मटर, सोयाबीन, उड़द। फिर अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाएगी, और उर्वरता कब बढ़ेगी, जब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होगी। तो यहाँ पे दलहनी फसल होनी चाहिए, तो उड़द इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। हालांकि कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखोगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, और इसका रंग लाल क्यों होता है। तो मैंने बताया था कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होती है, अर्थात फेरिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होता है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो आपकी रवेदार अर्थात आग्नेय चट्टान होती है या कायांतरित चट्टान होती है, इनका जब विघटन और वियोजन होता है अपघटकों के द्वारा, जैसे नदियां हो गई, बहता हुआ जल हो गया, महासागरीय लहरें हो गई, या फिर आपकी पवन हो गई, वायु हो गई, इनके द्वारा
जब इसका विघटन किया जाता है तो दूसरी जगह पर जाके इसका निर्माण होता है, जिसमें सिलिका और आयरन की उपस्थिति होती है, और लाल रंग में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इसका लाल रंग दिखता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो क्या होता है? तांबा, लोहा। ये पूछा जा रहा है कि मिट्टी में किसकी सबसे अधिक कमी देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे जस्ता। जस्ता की सबसे अधिक कमी देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत है और जस्ता की सबसे अधिक कमी देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहली ही बात गलत, क्योंकि मैंने कहा था हमारे यहाँ ना तो ह्यूमस मिलता है, ना नाइट्रोजन मिलता है और ना सल्फर मिलता है। ये तीनों ही चीजें बहुत कम मिलती हैं। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। यह बात सही है कि वन आच्छादित है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ह्यूमस के रूप में मिलेगा। तो इसलिए ए गलत है और आर आपका सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। फिर अगला प्रश्न है, करेवास मृत्तिका जो कि जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या उपयोगी है। तो जो करेवा मिट्टी होती है ये आपको कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेगी, जम्मू और कश्मीर में स्पेशली देखने को मिलती है। फिर अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो भाई जिस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होगी तो उसका नाम होता है चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं मिट्टी के वो बहुत ही महीन महीन होते हैं और बहुत आपस में सुलझे हुए एक दूसरे के निकट होते हैं। इतने गठन होते हैं इनमें कि जब ऊपर से पानी आता है तो यहीं आके रुक जाते हैं, ये रुक जाते हैं और इस वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को अधिक मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? इट मीन्स कि इतना महीन होता है वो। तो क्या वो मृत्तिका होगा या गाद होगी या फिर आपका महीन बालू या कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्ले अर्थात मृत्तिका। अगला प्रश्न है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखोगे यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यही स्टेटमेंट गलत है, जबकि यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, केवल पहला ही गलत है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है या अगला मृदा का टाइप, जिसको हम कहेंगे अम्लीय और क्षारीय मृदा। तो यहाँ पर अब हम इसको भी शुरू करते हैं। तो मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को दर्शाता है, जबकि पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को दर्शाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और यहाँ 1 से लेकर 7 तक के जितने भी मापक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या दर्शाएगा? ये अम्लीयता का मान दिखाएगा। क्लियर हो गया? अगर 7 से आगे जाओगे, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये जो मान होता है दोस्तों ये क्षारीयता को दर्शाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप अगर 7 से कम हो, इसका मतलब पीएच मान क्या हो गया आपका कम है 7 से, तो आप मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय होगी। जैसे हम ब्लड का देखते हैं कि ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो ब्लड कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि वो 7 से आगे जा रहा है। क्लियर हो गई बात? और अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्यतः फसलों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसीलिए सामान्य फसल उगाने के लिए हमें मिट्टी का जो पीएच मान चाहिए वो 6 से 7 के बीच में चाहिए, क्योंकि 6 और 7 के बीच में बहुत अम्लीयता नहीं होती है। अम्लीयता सबसे अधिक कब होगी? जब वो 1-2 की तरफ होगा, और 7 के आसपास भी क्षारीयता कम होती है। तो ये सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। बात करें कि एसिडिक अर्थात तेजाबी मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती हैं, और ये मिट्टी जैसे कि लेटराइट, लौह में लाल, अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृतिक, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है, यानी कि वेदरिंग होता है, और जो क्षार होते हैं ना उनकी लीचिंग काफी बढ़ जाती है। यानी जब इनकी मृदाओं का जो अपक्षरण होता है वर्षा की वजह से, चाहे जिस भी वजह से, तो मृदा में जो आपके पोषक तत्व होते हैं ना वो सारे के सारे नीचे चले जाते हैं पानी के साथ घुलकर, जिसे हम लीचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पे वर्षा भी अधिक होती है, और जब वर्षा अधिक होती है तो वहां पे लीचिंग की प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, और जिससे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। क्योंकि लीचिंग प्रोसेस से जो आपके पोषक तत्व होते हैं, जो क्षारीय गुण होते हैं मृदा के, वो जमीन के नीचे चले जाते हैं
और जमीन की सतह पर या मिट्टी की सतह पर आपको अम्लीय मृदाओं का निर्माण देखने को मिलता है। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, एसिडिक का मतलब हो गया अम्लीय। अम्लीय मिट्टी को अगर आप कृषि योग्य बनाना चाहते हो तो उसमें चूना मिला दीजिए। और अगर देखोगे क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में, शुष्क मतलब क्या होता है, जहां पे वर्षा बहुत कम होती है, या अर्ध शुष्क जहां वर्षा बिल्कुल कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें क्षारीय मृदा देखने को मिलती है। और इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने और जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण ही होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित होते हैं। क्योंकि जो क्षारीय मृदा होती है दोस्तों, ये कैपिलरी प्रोसेस पे काम करती है। कैपिलरी प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप मिट्टी के तेल को देखोगे, जो लालटेन होती है वो नीचे से ऊपर की ओर तेल खींचता है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि नीचे से ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करता है, और ऊपर की ओर तेल आता है जिससे लालटेन अच्छे से जलती है। उसी तरीके से पौधों में जमीन के नीचे से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की प्रक्रिया, जो पोषक तत्व हैं, ये कैपिलरी प्रोसेस से ऊपर आते हैं और मृदा की स्थिति को क्या करते हैं, क्षारीय बना देते हैं। ये मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए हम जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो उसे हल्का क्षारीयता की ओर लेके आना है, या अम्लीयता उसकी कम करनी है, अर्थात कि नॉर्मल करना है सामान्य कृषि के लिए, तो आप उसमें चूना मिला दो। लेकिन अगर कोई मिट्टी में क्षारीयता बहुत अधिक है, उसका पीएच मान बहुत अधिक है, क्षारीयता बहुत है, तो उसे हम सामान्य कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम अर्थात सीमेंट मिला सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता होती है। मिट्टियों में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम अगर अधिक मात्रा में होंगे तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, लवणीय मृदा हो जाएगी, और वो भी खेती योग्य नहीं मानी जाती। क्योंकि भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है, जैसे कच्छकरण, जो पूरी की पूरी एक तरीके से दलदली भूमि है, मार्श भूमि कहते हैं जिसे हम, मार्श लैंड, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में आपको लवण देखने को मिलेगा। और जो लवणीय प्रभावी मृदा को लवणीय, क्षारीय, तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मृदा का लवणीय भवन अर्थात कि सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। अब जैसे कोई मृदा है, वो अगर वहां पे बहुत अधिक तापमान है, तो जो बारिशा नहीं हो रही लेकिन तापमान बहुत अधिक है, तो यहाँ पे जो मिट्टी के पोषक तत्व है ना दोस्तों, वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ऊपर उड़ जाते हैं पानी के साथ मिलकर, और ऐसे में मृदा की सतह पर नमक बच जाता है, अर्थात लवण बच जाता है, जो कि सामान्यतः लवणीय भवन कहलाता है, और ये नमक और खनिज पीछे छूट जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को, अब इसको समझते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो यहाँ पे ऊसर मिट्टी के बारे में सही उत्तर का चयन करना है। चूने के प्रयोग द्वारा इसे सुधारा जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊसर का मतलब होता है दोस्तों क्षारीय मृदा, और क्षारीय मृदा को हम सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, न कि चूने का, क्योंकि चूना हम अम्लीय मृदा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि चूना खुद ही एक क्षार है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, यह भी सही बात है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इस मिट्टी में जीवाश्म, नत्रजन और जिंक की भारी कमी होती है। और मैंने आपको बताया था जिंक मतलब होता है जस्ता, कि जस्ता की बहुत अधिक मात्रा में कमी देखने को मिलती है भारतीय मृदा में, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। और इसके उपचार के लिए हम लोग पायराइट, जिप्सम, ढैंचा की हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्षारीय मृदा में जिप्सम का ही तो प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने के प्रयोग से ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए जो उर्वर भूमि चाहिए हमें, उसका पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई आपको। तेजाबी मिट्टी,
तेजाबी मिट्टी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एसिडिक, और एसिडिक को हम लोग क्या कह सकते हैं? अम्लीय मिट्टी कहते हैं। इसको कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो लाइम। लाइम मतलब क्या होता है? चूना। तो चूना का प्रयोग हम करते हैं अम्लीय मृदा में, जबकि जिप्सम का प्रयोग करते हैं हम लोग क्षारीय मृदा में। तो ये पता होना चाहिए, हमने यही चीज तो ऊपर पढ़ी थी। अब यहां पर हम देखते हैं मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो खारापन और क्षारीयता समाप्त हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे कि जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है? तो यहाँ देखिए, लवणता और क्षारीयता दोनों को अगर समाप्त करना है तो आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका? जिप्सम का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में पाया जाता है। तो जो क्षारीय मृदा होती है वो यूपी में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात है। फिर यहाँ देखते हैं, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो लवणी भवन होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देगा, जिससे यहाँ पर पानी की भी जो है कि एक तरीके से नमी तो बनी रहेगी लेकिन वो अपारगम्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय, क्षारीय। अब आप कहेंगे सर कि खेती के लिए तो हमने क्षारीय पढ़ी थी, तो गलत हो सकता है। हमें पढ़ना है यहाँ पे अम्लीय, क्योंकि चाय के बागान के लिए या टी प्लांट्स के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पानी रुकता नहीं है, तो पानी ठहरना नहीं चाहिए। क्लियर है ये बात? अब यहां पर हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे इसका, मृदा अपरदन और सुधार। क्योंकि अभी तक हमने मृदा में जलोढ़ मृदा पढ़ ली, लैटेराइट मृदा पढ़ी, और काली मृदा पढ़ी, लाल मृदा पढ़ ली, अम्लीय मृदा पढ़ी, क्षारीय मृदा पढ़ी। तो हर प्रकार की मृदा में कुछ ना कुछ समस्याएं भी होंगी, तो उस समस्याओं पर हम विचार करेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो कैसे हम अपरदन रोक सकते हैं और उसका सुधार कर सकते हैं। तो आप देखोगे, अच्छा वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना, और पहली बार चैनल पर आया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वैल्यू ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आएँ। लगातार हम एफर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे 2023 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हम लोग को, कि इतना एफर्ट किया कि लिमिटेड वीडियोस के माध्यम से 20 से 25 लोगों का यहाँ पे प्रीलिम्स हुआ है। आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी एक वीडियो में शेयर भी की है, और इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे मृदा का अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपरदन का मतलब होता है कि जो मृदा के कण होते हैं ना, उसमें कटाव देखने को मिलता है, अर्थात मृदा कटने फटने लगती, टूटने लगती है। तो प्राकृतिक अभिकर्ता, अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, जैसे जल, वायु, पवन। अब ये तो नेचुरल है, इनके द्वारा मिट्टी की ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव और स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहा जाता है। जैसे आप देखोगे कि मिट्टी जो है कि जो बहुत ठोस मिट्टी होती है, जमी हुई मिट्टी होती है, उसकी ऊपर की परत धीरे धीरे कटने लगती है। बरसात के ऋतु में या वर्षा में आप देखोगे, आपके गांवों में अगर देखोगे तो मिट्टियां कटने लगती है और छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं। तो यही होता है मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी की संरचना को कमजोर करती है, और इसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपोहा का अपवर्तन, अवरोध, अंधाधुंध खनन आदि मुख्य हैं। अब निर्वनीकरण का मतलब क्या है? वनों को काटना। जब आप किसी पेड़ को काटते हो तो आप देखोगे पेड़ उखड़ने पे या पेड़ काटने पे बहुत सारी वहां की जो मिट्टी जो ठोस थी वो छोटे छोटे दानों में बिखर जाती है, और फिर उसमें वो ठोसपन नहीं रह जाता, क्योंकि वो मिट्टी खराब हो चुकी है। पशुचारण करने का भी मतलब क्या है कि जब कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, जब कोई वो घास चर रहे होते हैं या कोई घास खा रहे होते हैं, तो आप देखोगे वो अपने जबड़ों में फंसा के घास को ऊपर की ओर खींचते हैं, और ऊपर की ओर खींचने से वो छोटी छोटी मिट्टियों के दाने ऊपर निकल आते हैं, अर्थात जो घास की वजह से मिट्टी जकड़ के रखी हुई थी, पकड़ी हुई थी, वो मिट्टियां हल्की हो जाती है, यानी ढीली पड़ जाती हैं। झूम कृषि में भी यही होता है।
जो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इनको जंगलों को साफ किया जाता है और खेती योग्य भूमि बनाई जाती है। तो जंगलों को साफ करने से भी क्या होता है, मिट्टी कमजोर होती है। कृषि पद्धति आपकी अगर अवैज्ञानिक है, अंधाधुंध खनन हो रहा है, तो इस वजह से मिट्टी जो है कि कटाव होता है, अपरदन होता है। बात करते हैं कि भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो चंबल और यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र है। उत्खात का मतलब होता है बीहड़, और हमेशा चंबल की भूमि में बीहड़ देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभावित होते हैं पश्चिमी हिमालय का गिरिपदी क्षेत्र, जैसे शिवालिक पहाड़ियों के पाद इसमें शामिल है। छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक के मालवा पठार, महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में चंबल घाटी है उसमें खो खड्डों का मतलब चंबल के जो डाकुओं की कहानी आपने सुनी होगी, बीहड़ के जंगल, यहाँ पर अवनलिका अपरदन, इट मीन्स की गली इरोजन के कारण हुआ है। बड़े बड़े जो दरारें पड़ी हुई देखेंगे आप, मिट्टियों का कटाव देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं अवनलिका अपरदन की वजह से होता है। और अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं। अगर कहीं पे बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो वो अवनलिका कृषि भूमि को क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करती है, जिससे वो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। और जिस प्रदेश में अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? उत्खात भूमि। और मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है कि जब मृदा का अपरदन होता है तो ऐसा नहीं कि एकदम से बाढ़ आई और उसने मृदा को काट दिया। सबसे पहला होता है बूंद अपरदन, जो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से बूंद बूंद से पूरी मिट्टी कटती है। अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत देखा भी होगा कि मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ के पास एक पत्ता है, ठीक है, पेड़ के पास एक पत्ता है, और अक्सर आप देखोगे इस पत्ते से जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ये पत्ता जो है कि यहीं पर एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी बारिश की बूंदें गिराता है। मान लीजिए मिट्टी है और यहीं पर ये लगातार गिरा रहा है। आप 2 घंटे बाद देखोगे, अगर आपने देखना शुरू किया और 2 घंटे बाद देखोगे, ये एक बड़ा सा गड्ढा कर चुका होता है। और ऐसे सोचो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कितने अधिक पत्ते होंगे जहां पे बारिश का पानी पड़ता है और पत्तों की वजह से धीरे 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 एक ही जगह पर बूंद गिरने से पूरा का पूरा क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों का पृथक्करण को आसफाल या बौछार बूंदाघात अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेकंड आता है सीट इरोजन, अर्थात कि परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है। अब क्या होता है, जैसे वर्षा की बूंदों ने छोटे छोटे बूंद के माध्यम से पूरी पूरी मिट्टी को काट दिया, अब वो क्या होता है, बारिश के पानी के माध्यम से बहने लगती है बारिश के साथ। कई बार आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्रों पे या अपने खेतों में भी देखोगे कि ऊपर की ढाल से नीचे की ओर मिट्टी बहने लगी है, सामान्यतः बहती है। फिर तीसरा आता है रेल अपरदन, जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियां बन जाती हैं। फिर आता है अवनलिका, जब यही नालियां एक बहुत बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं, जो कि कृषि योग्य भूमि को 2-4 टुकड़ों में बांट देती हैं, जो कि कृषि के लिए फिर अनुपयुक्त हो जाती हैं। फिर लास्ट आता है धारा चैनल अपरदन, जब जल एक एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक काटता रहता है, चैनल को तब तक अपरदित करेगा जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। सोरघम की बात करेंगे, ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। यानी जहां जहां भी आप ज्वार की फसल देखते हो सोरघम, इसके द्वारा भी भूमि का अपरदन किया जाता है। तो मृदा संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हो, सस्यावर्तन कीजिए, अर्थात कि फसलों को बदल बदल के लगाइए। जैसे मान लीजिए कि इस साल हमने धान की फसल लगाई, तो अगली साल उसमें गेहूं मत लगाओ, धान मत लगाओ, कोई ऐसी फसल लगाओ जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े, साथ ही साथ मिट्टी का जो टेक्सचर है, गठनता है, वो मजबूत हो सके। क्योंकि धान की खेती में पानी अधिक होता है, मिट्टी में नमी होती है, जब धान काटते हैं तो मिट्टी के कण जो है कि बिखर जाते हैं। तो इनको गठनता लाने के लिए हम कोई ऐसी फसल लगाएं जिससे मिट्टी गठित हो सके। वहीं वेदिकाओं का निर्माण करिए, जिसे हम लोग कहते हैं मेड़बंदी करना। खेतों में बड़ी बड़ी मेड़बंदियां की जाती है जिससे मिट्टी को रोका जा सके। वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है, इसमें फसल सुधार कर सकते हो, जैसे फसल चक्र हो गया, मिश्रित खेती। अच्छा, मिश्रित खेती में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप कृषि भी करते हो प्लस पशुपालन भी करते हो। क्या करते हो, पशुपालन, इसी को यहाँ पे मिश्रित खेती कहा जाता है। और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित कर सकते हैं। तो ये सुधार के तौर पे है। अब यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में
निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो हम देखेंगे कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में सबसे अधिक सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स बनी हुई है। अगर हम बात करें क्रमशः भारत में मृदा अपरदन कहाँ का है, तो सबसे अधिक चंबल यमुना नदियों की उत्खात भूमि, दूसरा पश्चिमी हिमालय का गिरिपति क्षेत्र जो कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, फिर पांचवा आता है महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा राजस्थान गुजरात के शुष्क क्षेत्र जो कि बारिश नहीं होती जहाँ पे, तो ये सब भी प्रॉब्लमैटिक जोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल की घाटी ये सबसे अधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी की कटाव का समस्या सबसे अधिक है? तो मुरैना में। ये एमपी ओरिएंटेड प्रश्न है स्पेशली। यहाँ पे अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण से निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे अवनलिका अपरदन, जो कि छोटी छोटी नालियों का क्या होता है, जब बड़ी नालियों में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको कहा जाता है गली इरोजन या अवनलिका अपरदन। अब यहाँ पर देखिए क्रम की बात हो रही है, मृदा अपरदन के क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले आप देखोगे असफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रिल अपरदन, फिर अवनलिका अपरदन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और इसके बारे में हमने डिटेल से अभी ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम होता है? तो मैंने बताया सोरघम, अर्थात सोरघम को हम क्या कहते हैं, ज्वार कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और जानकारी ले लेना दोस्तों कि सोरघम अर्थात ज्वार जो होता है वो भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होता है, जबकि क्लोवर सबसे कम भूमि अपरदन करता है, जबकि इस ऑप्शन में आप देखोगे क्लोवर भी दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो मिश्रित खेती से प्राप्त कर सकते हो, बहुफसली खेती से भी और फसल चक्र से भी, लेकिन बीज संशोधन से आप मिट्टी की उर्वरता नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि आप कृषि की उत्पादकता तो बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, फसल बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन मिट्टी की उर्वरता नहीं बढ़ा सकते। वहीं फसल चक्र आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सके, तो इसीलिए फसल चक्र आवश्यक है। अर्थात एक रटे रटाए पैटर्न पे आप खेती मत करिए कि मई जून में जब बारिश होती है खेतों में तो हम धान बो देते हैं, अक्टूबर नवंबर में धान काट के हम गेहूं बो देते हैं, फिर फरवरी मार्च में आते हैं तो फिर धान की खेती के लिए मिट्टी तैयार करने लगते हैं। तो ये रटा रटाए पैटर्न मत फॉलो करिए, अलग अलग फसलों को बोइए ताकि फसलों का चक्र भी बदलता रहे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती रहे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन करना चाहिए, बालू की बाड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बालू दोस्तों खुद ही नहीं रुकता है, उसकी अगर हम बाड़ यानी मेड़ बना रहे हैं तो रुकेगी नहीं, वो गिर जाएगी। वेदिका निर्माण करना चाहिए, वायु रोध लगाना चाहिए। तो 1 3 4 1 3 4 आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला एक और प्रश्न है, मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि से, वन उन्मूलन से, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु? देखिए जलवायु का कोई प्रभाव होता नहीं है। वेदिका कृषि आपकी कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इसमें देखोगे कि मृदा का संरक्षण करती है। लेकिन वन उन्मूलन, अगर वनों को काटा जा रहा है तो नुकसान होगा, मृदा क्षरण होगा, मृदा अपक्षय होगा, तो ये केवल सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भारत के जिन क्षेत्रों में वन उन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहां मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं और स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि यानी कि टेरेस कल्टीवेशन मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो कैसे रोक सकते हो? वन यानी कि वनारोपण करके जो है कि रोक सकते हो, जबकि अति चराई अर्थात कि अत्यधिक पशुचारण से भी नहीं रुकेगा, वनस्पति के उन्मूलन से भी नहीं रुकेगा, और पक्षी संख्या अगर बढ़ने लगेगी तो ये भी वनस्पतियों को खत्म ही करेंगे खा खा के, न कि उन्हें रोकेंगे। तो मृदा अपरदन किससे रुकेगा? वन अपरोपण यानी कि वनारोपण करोगे तभी तो रुकेगा। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो यहाँ पर भी आप देखो कि वन रोपण से रोका जा सकता है, वर्षा से तो वैसे भी अपरदन होता है, वन का नाश करोगे तो भी अपरदन होगा, अतिचारण से भी अपरदन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से
कौन सा कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो जल संरक्षण कैसे होगा? जब भूमि की कम या शून्य जुताई होगी, बिल्कुल सही बात है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग कर दोगे तो मृदा जो है कि आसानी से क्षारीय बन जाएगी। फसल अवशेष को खेत में ही रहने दोगे तो ये जैविक खाद के रूप में काम करेगी। अब फसल अवशेष क्या है? जैसे आप गन्ने को काटोगे या गेहूं को काटो, धान को काटो, किसी फसल को जब काटते हो तो जड़ से संबंधित जो छोटे छोटे कण रह जाते हैं, तने रह जाते हैं, वही उसके अवशेष होते हैं और वो अपघटित होकर जैविक खाद के रूप में काम करते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ पर बातें सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति। तो इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में और इसको कंप्लीट कर देंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक जो है कि थोड़ा बड़ा है, लगभग 2 से 3 पेज में इसके नोट्स हैं, फिर लगभग 35 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे जो कि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर सिंचाई की क्लास जो है कि सिंचाई के चैप्टर को। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।